2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना है। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आप जिस महिला आरक्षण और परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन के मुद्दे पर सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की रणनीति बनाई थी, वही दांव अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस नैरेटिव के सहारे सत्ता पक्ष महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा था, अब उसी आधार पर उसे लगातार क्लैरिफिकेशंस देने पड़ रहे हैं। विपक्ष ने इस पूरे एजेंडा को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल काउंटर नैरेटिव के रूप में बदल दिया है और खासकर राहुल गांधी ने इसे एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल चैलेंज की तरह पेश किया है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के प्रिंसिपल का विरोध नहीं किया, बल्कि इसके इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड करते हुए इसे एक नई पॉलिटिकल कंडीशन से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि 2023 में पार्लियामेंट में पास हो चुके इस बिल को लागू करने में देरी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि क्या केवल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या फिर उसमें सोशल जस्टिस का भी फ्रेमवर्क जरूरी है। उनके अनुसार पिछड़े, दलित और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की महिलाओं की भागीदारी के बिना ये रिफॉर्म अपूर्ण रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। इस आधार पर उन्होंने सरकार से ये भी सवाल किया कि जब देश एक नई सेंसस, एक नई जनगणना और कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन यानी कि जातिगत गणना की ओर बढ़ रहा है, तो फिर पुराने 2011 के डेटा के आधार पर इतने बड़े निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप ये है कि सरकार 2011 के सेंसस को बेस इसलिए बनाए रखना चाहती है ताकि 2026 के आसपास आने वाले सेंसस यानी जनगणना और कास्ट इन्यूमरेशन से सोशल इक्वेशन बदल जाएगी और फिर उसी आधार पर पॉलिटिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ डेटा का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि रिप्रेजेंटेशन और पावर बैलेंस के फ्यूचर आर्किटेक्चर को तय करने वाला एक हाईली सेंसिटिव पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। अगर न्यू सेंसस डेटा लागू होता है तो रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का पूरा फ्रेमवर्क भी उसी के अनुसार रीडिजाइन करना पड़ेगा, जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसी बीच परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर भी राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। सरकार का पक्ष ये है कि राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी को सुरक्षित रखा जाए, यानी किसी भी राज्य की आनुपातिक ताकत को अचानक कम नहीं किया जाएगा। इस तर्क के अनुसार पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को डेमोग्राफिक एक्सपेंशन के साथ अलाइन किया जाएगा। उसका कहना है कि असली राजनीतिक प्रभाव केवल सीटों की संख्या में नहीं होता, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में होता है, जहां छोटे छोटे बदलाव भी राजनीतिक लाभ या हानि पैदा कर सकते हैं। यही प्रक्रिया पहले भी कुछ राज्यों में देखने को मिली है, जहां परिसीमन ने राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया। इस पूरे सिनेरियो में विपक्ष ने एक क्लियर पॉलिटिकल पोजीशनिंग अपनाई है। विमेन रिजर्वेशन हाँ, और डीलिमिटेशन इसके मौजूदा फॉर्म में नहीं। इस स्टैंस ने सरकार की उस कोशिश को चैलेंज कर दिया है जिसमें वो इन दोनों इश्यूज को एक यूनिफाइड रिफॉर्म पैकेज के तौर पर पेश कर रही थी। अब सिचुएशन ये है कि सरकार को सिर्फ अपने डिसीजंस का एक्सप्लेनेशन ही नहीं देना पड़ रहा है, बल्कि ये भी जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि ये रिफॉर्म्स इलेक्टोरल फेयरनेस और फेडरल बैलेंस को डिस्टॉर्ट किए बिना कैसे लागू होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा डिबेट अब सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज नहीं रह गया, ये एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल बन चुका है जहां विमेन रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस, सेंसस डेटा और डीलिमिटेशन, ये चारों एलिमेंट्स मिलकर देश के पॉलिटिकल आर्किटेक्चर के भविष्य को रीडिफाइन करने की ओर बढ़ रहे हैं।